Good evening, good evening, good evening. Very good evening to all. Radhe Radhe. Very good evening, very good evening. क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? Very good evening to all. Very good evening. Very good evening, very good evening to all. क्या स्टेटस एसएचएम का? कितना समझ आ रहा है? कल हमारा एसएचएम खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चंस बनाइए एक्सरसाइज 2 के, काफी सारे बन जाने चाहिए। सही है, सही है, सही है। चलिए बढ़िया है। वेरी गुड, वेरी गुड। बनाइए, कल तक और आपके पास समय है, आराम से बना लीजिएगा। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। मैंने आपको एक फेजर का कॉन्सेप्ट सिखाया था। करें, स्टार्ट करें, करें, स्टार्ट करें। परवेश कोलचा कह रहे हैं कि एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे क्या? ऐसा चलिए कर लेंगे बेटा, आप कहेंगे तो कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और बताइए, मंडे से वेव चालू कर देंगे। लगभग लगभग 11 से 12 लेक्चर का वेव है। युवराज नगर आपने क्या लिखा समझ में नहीं आया। एसएचएम बहुत साइड लगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के, समझ नहीं आया क्या लिखा है। एसएचएम बहुत साइड लगे, सरल लगे क्या? बहुत सीधे लगे। अच्छा, हाँ सीधे सवाल आते हैं बहुत एसएचएम के, कहीं दिक्कत ही नहीं है। सही है, सही है, सही है। ओम निशिकांत महात्मे, ओम निशिकांत महात्मे, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वंदना पटेल, हाँ बेटा कल एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको एक फेजर का कॉन्सेप्ट सिखाया था। एक तो था मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स। इसके लिए अपन को पता है कैसा फेजर बनता था, मैंने आपको पूरा सिखाया था। दो पार्टिकल ऐसे होते हैं, याद करिए। इस समय इनकी जो परछाई होगी, इनके बीच में जो दूरी होगी वो मैक्सिमम होगी। याद है? कितनी याद हो तो 2a sin del phi by 2. This is maximum separation between the particles, जो कि SHM कर रहे हैं, जिनका एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का और ओमेगा भी सेम है। ये मैंने आपको सिखाया था। फिर आपको याद हो तो हमने एक बात और करी थी कि अगर कभी आ जाए, क्रॉस कर रहे हैं, टक्कर हो रही है, मिल रहे हैं, तो इसके लिए फेजर कैसे बन सकता है? या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, दो ही संभावना है। फील करिए, ये बातें डायरेक्ट याद हो जाएंगी ना तो मजा आ जाता है। कैसे? इसकी परछाई इधर आएगी और ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे, तो ये परछाई ऊपर जा रही होगी। जबकि
इसकी परछाई आएगी टक 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 यहीं आएगी, और ये जा रहा है इधर, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो दोनों पार्टिकल क्या हो गए? मिल गए, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं, चाहे आप यहाँ बनाएंगे तो ये इधर है, कहाँ जा रहा होगा? ये नीचे। और उधर वाला अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये इधर आएगा, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड। तो ये दोनों आपको डायग्राम क्लियर होने चाहिए। एक तो होता है मैक्सिमम सेपरेशन का, एक होता है क्रॉस करना। दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए, एक ऐसा सवाल है अपने मॉड्यूल में, एक्सरसाइज 2 में, मॉड्यूल लेकर बैठिए। एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं है, AIPMT में आया हुआ है, 11वां होगा शायद। दो पार्टिकल हैं जो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर, और उनके बीच का फेज डिफरेंस पूछा है। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे फेज डिफरेंस पूछा है, 2π/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बताइए एक्सरसाइज 2 का कौन सा है? 11 क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ठीक है, मतलब मुझे सही याद था। ठीक है, अभी तक तो याददाश्त सही काम कर रही है। चलिए बढ़िया। अब क्या, उम्र बढ़ती जा रही है तो याददाश्त थोड़ी 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 धीरे धीरे वीक होती जाती है, पर ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11वां है, 2011 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए। अब मेरे हिसाब से वो सवाल आपसे बन जाना चाहिए। अब वो सवाल आपसे बन जाएगा। अब वो क्या कर, आप देखिए, फेजर से करना इतना इजी है बच्चों, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। वो कह रहा है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, चेक कर लो। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, चेक कर लो। और कहां पर है? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर है, चेक कर लो। और एक शब्द है क्रॉस कर रहे हैं, चेक कर लो। तो सोच के बताइए इनका फेजर कैसे बन सकता है? ये 0, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों a/2 पर ही होंगे। ऐसा संभव नहीं है एक a/2 पर और एक -a/2 पर है, तो क्रॉस कैसे करेंगे? क्रॉस करने का मतलब होता है दोनों एक ही जगह हों। सब लिखा हुआ है उसमें, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब पक्का पक्का एक ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा मतलब इसका फेजर इधर होगा, और दूसरा दूसरा नीचे जा रहा होगा तो इसका फेजर यहाँ होगा। सोच के देखिए, ये पूछा है, बगैर किसी फॉर्मूले के आप कर सकते हो। पहले मुझे बताइए डायग्राम ओके है क्या? ये डायग्राम ओके है क्या? ये डायग्राम ओके है क्या? दोनों a/2 पर हैं, दोनों a/2 पर हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब भी क्रॉस का हो, सिफत जहां क्रॉसिंग का हो, तब तब फेजर ऐसा बनता है, या तो ऐसा या ऐसा, कहीं भी बना सकते हैं। बताइए डन डना डन डन है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बस अब आपको आना चाहिए कि अब ये एंगल कैसे निकालें। थोड़ी सी आप मैथ्स लगा लीजिए। ये a/2 है, यहाँ अलग से बता देता हूँ आपको। ये a/2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये a है, ये a/2 है, ये एंगल अल्फा मान लीजिए। थर्टी। वापिस देख लीजिए एक बार और, ये वाला समझा देता हूँ। ये है कितना? a/2, ये भी a/2 होगा, ये है a, ये अल्फा मान लीजिए। वैसे तो याद हो जाता है a/2 मतलब 30 डिग्री। अब देखिए ये 30, ये 30, और ये पूरा 30 प्लस del phi प्लस 30।
डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। फेजर की यही ताकत है, फेजर की यही ताकत है। और रिवाइज करा देता हूँ फेजर, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है x बराबर a साइन ओमेगा टी। पहली बात तो बताओ इसका इनिशियल फेज कितना होगा। कुछ नहीं है मतलब 0 डिग्री होगा, कुछ नहीं है मतलब 0 डिग्री होगा, है ना। इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली कहाँ होगा बताइए, यहाँ होगा, तभी तो इसका फेज कितना है 0 डिग्री। पहले बताइए ये क्लियर है क्या, फेज एंगल 0। बताइए अब इसमें स्टैंडर्ड सवाल बनते हैं खूब, मैंने आपको बताया 0 से a तक का समय। अब 0 से a कहाँ है बताइए सोचकर, ये 0 है, ये प्लस है, ये माइनस है। 0 से a, रेड पेन से कर लेता हूँ इसको, ठीक है, रेड पेन। 0 से मतलब इसको ऐसे होना है, बताइए कितना घूमना पड़ेगा। इनिशियली यहाँ ऐसे होना है, कितना घूमना है 90 डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। तो फिर वही 360 डिग्री घूमने में t, 1 डिग्री में t बाय 360, तो 90 डिग्री में t बाय 360 इंटू 90, तो t बाय 4। 0 से तक का समय हमें पता भी है t बाय 4। देखिए स्टैंडर्ड है, ये मजेदार चीजें हैं, आनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं 0 से a तक का समय, अब मैं आपसे पूछूं 0 से a बाई 2 का बताओ। अच्छा 0 से a बाई 2 बोलो या a बाई 2 से 0, एक ही बात होती है। अब a बाई 2 मतलब कहीं यहाँ होगा, यहाँ मतलब फेजर यहाँ होगा, और a बाई 2 का एंगल बताइए कितना होता है 30। अभी आप निकाल के आए हो, a बाई 2 बनाने के लिए एंगल 30 होता है। तो 0 से a बाई 2 मतलब इसको अब कितना डिग्री घूमना है 30 डिग्री घूमना है। तो कितना टाइम लगेगा t बाय 360 इंटू 30, t बाय 2। ये बड़े स्टैंडर्ड है, ये बड़े स्टैंडर्ड हैं, पर इसमें ध्यान दीजिएगा ये तब है जब उसका इनिशियल फेज कितना डिग्री है 0 डिग्री। सही, तो आपको 0 से a पता है, 0 से a बाई 2 पता है, तो कई बच्चे तो a बाई 2 से ऐसे ही निकाल लेते हैं। आईआईटी में भी आया हुआ है भाई, 0 से a आपको पता है t बाय 4, 0 से a बाई 2 पता है t बाय 12, तो a बाई 2 से t बाय 4 माइनस t बाय 12। नहीं तो आप फेजर से भी निकाल सकते हैं, 30 डिग्री से 90 डिग्री तक जाने में समय 60 डिग्री घूमने में कितना लगा। तो बड़ा स्टैंडर्ड है, आईआईटी में भी आया हुआ है और ये बहुत फेमस है। 0 से a बाई 2, 0 से a तक जाने में समय लगा, 0 से a बाई 2 तक का जाने समय लगा, a बाई 2 से a। अच्छा जितना 0 से a है उतना ही a से 0 होता है, तो रिवर्स सिमेट्री है। सही है। अब इस पे एक अच्छा क्वेश्चन देखो, जैसे इक्वेशन दे दी x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो पहले तो बताइए, पहले तो ये बताइए कि इसका इनिशियल फेज क्या 0 डिग्री है क्या, क्या इसका इनिशियल फेज 0 डिग्री है क्या, नहीं है। अब आपसे पूछा है
अब आपसे पूछा है इसे √3a/2 तक पहुंचने में लगा समय बताइए। अब इसमें रटाबाजी नहीं है, पहले तो मुझे बताओ इसका इनिशियल क्या होगा। इनिशियल फेज है इसका π/6 मतलब 30 डिग्री, तो आपको ये लिखना चाहिए, ये इसका इनिशियल है। आराम से देखिए, बढ़िया सवाल है। अब √3a/2 कहाँ होता है पहले तो ये बताइए। √3a/2 ये राशि सर, इसके लिए फेजर यहाँ होगा, ये होगा, ये एंगल कैसे आएगा आप खुद देखिए। ये √3/2 है, ये ए है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हो, साइन √3a/2 अपॉन ए, √3/2, तो अल्फा आ गया 60 डिग्री। तो क्या उसको 60 डिग्री घूमना है क्या? यहाँ इसका टारगेट है, यहाँ पहुंचना है। क्या उसे 60 डिग्री घूमना है क्या? द आंसर इज बिग नो। आंसर इज बिग नो, क्योंकि उसको 60 डिग्री नहीं घूमना। 60 डिग्री उसका पहुंचने का टारगेट है, बट इनिशियली वो ऑलरेडी 580 नंबर ला चुका है। उसको केवल सिलेक्शन के लिए 28 नंबर और चाहिए ताकि एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। ऑलरेडी वो 30 डिग्री पे घूम चुका है, तो इनिशियली 30 पर है, तो उसको कितना घूमना है? केवल 30 डिग्री घूमना है। कितना प्यारा सवाल है। तो T/360 1 डिग्री का इंटू 30 डिग्री। डन 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 डन। फेजर का रिवीजन, फेजर का रिवीजन, फेजर का रिवीजन, पढ़ते पढ़ते ही रिवीजन, चैप्टर के दौरान ही रिवीजन। अमन कुमार इनिशियली वो पहले से ही 30 डिग्री पे था, और √3a/2 का मतलब है उसे 60 डिग्री तक पहुंचना है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री पहुंचना है, तो उसको बेसिकली केवल और केवल 30 डिग्री घूमना है। अमन कुमार, राजदीप तिवारी, प्रीति शर्मा, नमारा फिरदौस, एरकोडेव, साधना सिंह, अंशुमन, शिव ज्योति, डन 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 डन, यो ग्रेसी गुप्ता। सही। अब इसी का यही सवाल पूछने का अंदाज अलग कर दिया, पूछने का अंदाज अलग। यही क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है, देखिए। इक्वेशन दे दी, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। आपसे पूछा टाइम बताइए जब उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए। टाइम बताइए जब उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए। सेम सेम। कितना मस्त सवाल है। AIPMT में आया हुआ है, अपने एक्सरसाइज 2 में है, 2008 में आया है, एक्सरसाइज 2 में मिलेगा आपको। सेम। अब उसने क्या दिया, लोकेशन नहीं दी, इनिशियल फेज तो π/6 है। एक्सरसाइज 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा आपको। अब उसने पूछा समय बताइए, छठा सवाल होगा, समय बताइए जब वो वेलोसिटी उसकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा, तो वेलोसिटी हो जाए हाफ ऑफ द मैक्सिमम। डन 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 डन। अरे आज ही एक्सरसाइज 2 के डाउट क्लियर होने चालू हो गए, मजा आ गया, मजा आ गया। ये तो आप आज ही एक्सरसाइज 2 धमाधम खींच रहे हो।
बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर, शानदार। ये भी अच्छा सवाल है और ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया। एक बार देख लीजिएगा, 6 है क्या? है 6 है क्या? 6 है क्या? सही है, बनी कुछ बात? सही है, बढ़ू आगे। डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक और इसमें सवाल बढ़िया बनता है। ये दीवार, एक सिंपल पेंडुलम को यहां से रिलीज किया, ठीक है। ये वॉल है और कॉलिजन विथ वॉल इलास्टिक है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, आपसे पूछा इसका टाइम पीरियड बताइए। सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ है 1 मीटर, is allowed to oscillate with amplitude 2 degree. Length है 1 मीटर, about to oscillate having amplitude 2 डिग्री, मतलब इसको एम्पलीट्यूड से छोड़ा है, एक्सट्रीम से छोड़ा है, क्योंकि 2 डिग्री से छोड़ा है, ठीक है। लेंथ 1 मीटर है। अब आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। सुमित चौधरी ने सही आंसर दिया 4/3 सेकेंड। पी साई उमा कह रही है सर ये क्वेश्चन शायद बिगनर बॉक्स में भी ऐसा क्वेश्चन है। टू टी थ्री भाई कह रहे हैं कई बच्चे, 4/3 सेकेंड। अब आप सीधा देखें इसको कितना सिस्टमेटिक किया जा सकता है बगैर कुछ करे। हमें क्या रटा हुआ है, ये 0 होता है, ये +a होता है, ये -a, ठीक है। ये तो आपने a में लिखा, अगर मैं एंगल में लिखूं तो 0 डिग्री का 2 डिग्री का एम्पलीट्यूड है, मतलब ये 2 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री होगा, और यहाँ 2 डिग्री तक जा ही नहीं सकता, 1 डिग्री तक ही जा सकता है, मतलब 1 डिग्री यहाँ। सही बात है, ये इसका एम्पलीट्यूड है a, तो स्वाभाविक है अगर यहाँ a/2 है, इसका आधा है, तो ये a/2 होगा। अब आप खुद बताइए, आपको मोशन समझ में आ रहा हो, यहां से स्टार्ट हुआ, पहले गया, इसको मैं a मान लूं, तो पहले गया ये a से b, मीन पोजीशन तक, a से b, तो बताइए फिर गया b से c, ये रहा, और फिर इसका डबल। क्या बात क्लियर हुई क्या? अब आप खुद बताइए, यहां से यहां तक का समय, a से 0 तक का समय, बताइए, a से 0, 0 से t/4 होता है, फिर ये मीन पोजीशन है इसकी, 0 से a/2 का समय, 0 से a/2 अभी निकाला था, इसलिए मैंने आपको रिवीजन कराया, t/12, फिर इसका डबल वापस, तो t/4 + t/12
का डबल। डबल क्यों किया बताइए? क्योंकि ये हुआ है आपका t/4, ये t/12, वापस t/12 होगा, वापस t/12। बताइए क्लियर हुआ क्या? कुछ कुछ आया, कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है क्या? कितना बढ़िया सवाल है। अब उसने एम्पलीट्यूड ना देके 2 डिग्री दे दिया। जय पांडे क्यों परेशान हो रहे हो? रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए। तो रिकॉर्डेड लेक्चर वहीं होंगे बेटा, कहाँ चले गए रिकॉर्डेड लेक्चर? क्यों परेशान हो जय पांडे? नहीं है वहां पर? तो बेटा कोई दिक्कत आ रही होगी, वापस रिफ्रेश होके आ जाएंगे। ठीक है जय पांडे, परेशान मत हो बेटा, 50 बार लिख दिया। कल आया नहीं था क्या बेटा क्लास में जय पांडे? सुमित चौधरी कह रहे हैं पुरानी वेबसाइट में है। श्रेया सैनी कह रही है आज ही देखा है मैंने। है सर वहां पर, मोबाइल ऐप पर नहीं है, पुरानी वेबसाइट पर है। चलिए, तो टाइम कितना हो गया? तो 2 12 3t प्लस t, तो ये 6 4t 2t/3 आंसर। t निकाल सकते हैं कितना होगा? t बराबर 2 पाई√l/g। 2 पाई l 1 है, g पाई स्क्वायर है, तो 2 पाई/पाई t 2 सेकेंड। 2 सेकेंड डाल दीजिए, 4/3 सेकेंड। डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? बढ़े आगे। चलिए, अब मैं आगे सिखाता हूं आपको। अब है आज सीखने जो वाले हैं वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, उसको पढ़ते हैं। वैसे तो इस पर सवाल पिछले 10-12 साल में नहीं आया है। लास्ट क्वेश्चन AIPMT 2008 में आया है, पर अपने मॉड्यूल में दे रखा है, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ सॉल्यूशन, कुछ कुछ मैथमेटिक्स ऐसी है जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बढ़े आगे, कोशिश करते हैं आ जाएगी मैथ समझ में। हाँ, जेई मेन में इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए अपन पूरा पढ़ रहे हैं। बाकी अपने नीट में नहीं है, एक्सरसाइज 2 में आपको एक भी सवाल नहीं मिलेगा, लास्ट एक मिलेगा AIPMT 2008 में। चलिए पढ़ना चालू करें। आइए चालू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम फ्री ऑसिलेशन, या बोले अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी तक आपने जो पिछले 6 लेक्चर में पढ़ा है वो यही पढ़ा है, फ्री ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है जिसमें ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होता, जो भी आपने अभी पढ़ा है, तो ये सब क्या है? एक बार इसको अगर आपने ऑसिलेट करा के छोड़ दिया तो ये अनंत काल तक ऑसिलेट करता रहेगा। आइडियल सिचुएशन, आइडियल केस। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसका एम्पलीट्यूड अगर ए है तो वो एम्पलीट्यूड ए ही मेंटेन रहेगा। सही है, ये फ्री ऑसिलेशंस कहलाते हैं। इसकी अगर आप मैथ जाने तो इसमें केवल एक ही रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, F = -kx। कोई भी हो, कोई भी SHM हो, कोई भी SHM हो, कोई भी SHM F -k। सिंपल पेंडुलम, मैंने आपको सिंपल पेंडुलम भी पूरा डिराइव करके बताया था, आपको याद हो तो केवल एक mg sin थीटा बचा था।
तो रीस्टोरिंग फोर्स अगर आपको याद हो तो वो था माइनस एम जी साइन थीटा, फिर एंगल छोटा था तो साइन थीटा थीटा, फिर थीटा की जगह रखा था हमने आर्क अपॉन रेडियस, तो एफ बराबर माइनस एम जी बाई एल इंटू एक्स। आप देख लीजिए हमेशा किस फॉर्म में आएगा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। फिर इसी को थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें, थोड़ी सी मैथमेटिक्स से कर लें, अच्छा है। एफ की जगह लिखा है एम, एक्सलेशन की जगह लिख सकते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, एक्स का डबल डिफरेंशिएशन के एक्स, एम से डिवाइड कर दीजिए। कोई पूछता नहीं है बट मॉड्यूल में दे रखा है तो आप वो एक्सप्रेशन देख के डर नहीं जाए, इसलिए बताना जरूरी है। के बाई एम एक्स, तो इस के बाई एम को हम बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर, और यही इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी का सॉल्यूशन होता है, आपने ईएम वेव्स में पढ़ा, आपने एलसी ऑसिलेशन में पढ़ा, एसएचएम में पढ़ा, इसी का सॉल्यूशन होता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, और जो कि थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट। ये फ्री ऑसिलेशन है। बताइए फ्री ऑसिलेशन में कोई दिक्कत है क्या? ये फ्री ऑसिलेशन है, कोई मैथ्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक फॉर्मूला है वो आगे आ जाएगा। बताइए ये क्लियर है क्या, ऑल डन है क्या? ये फ्री ऑसिलेशन कहलाते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होता, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की आती है, केवल एक नेट रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा जो कि माइनस के एक्स के इक्विवेलेंट होगा, और वहां से आप इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, ओमेगा भी निकाल सकते हो। ये डन है क्या फ्री ऑसिलेशन? बताइए, बढ़े आगे। ठीक है, अब बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। थोड़ा थोड़ा कठिन होता जाएगा पर ठीक है, समझ लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। अब बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अब देखिए सबसे बढ़िया तरीका डैम्प्ड ऑसिलेशन का है, इस स्प्रिंग पेंडुलम को एक लिक्विड में ऑसिलेट कराइए। दूसरा, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं सिंपल पेंडुलम का, आप याद करिए, ये एक ही आपने कराया तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और फिर धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है। या ये वाला देखिए, फील करिए, अभी तो इसको आपने करा के छोड़ा तो नीचे सरफेस रफ है, एयर रेजिस्टेंस है, तो धीरे 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 एनर्जी का क्या होगा, लॉस होता रहेगा, और ये ऑसिलेशन कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सब क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। बताइए क्या ये क्लियरिटी आती है क्या? पहले पहले फील आनी चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है। जो हम सिंपल पेंडुलम करते हैं लेबोरेटरी में, तो आप पहला चक्कर सबसे बड़ा होता है, दूसरे से छोटा, धीरे 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 एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक्स देख लीजिए, थोड़ा जो रिजल्ट है वो तो ध्यान रखना ही है, पर थोड़ी मैं समझ सकते हैं। अब इसमें जैसे मान लो, मैं मान लेता हूँ ये नीचे जा रहा है, तो जो विस्कस फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, और विस्कस फोर्स जो होता है वो याद करिए वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, याद करिए 6 पाई ईटा आदमी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं यहाँ विस्कस फोर्स की बात करूं तो एफ विस्कस जो होगा वो माइनस वीवी वेक्टर होगा। माइनस एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमेशा वेलोसिटी डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट। ये बी कहलाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या ये बात क्लियर है क्या? कोई भी वो, अगर वो एयर रेजिस्टेंस होगा या कोई भी होगा, हमने मान लिया वो वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट है, तभी तो धीरे 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 उस एनर्जी को क्या करता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा। अब देखिए, अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो माइनस के एक्स तो था ही था, और एक माइनस बी भी और लगने लग गया एक्स्ट्रा, जो कि पिछले में नहीं था। भाई माइनस के एक्स तो हो ही होगा, अगर मैं सिंपल पेंडुलम को कराऊंगा
तो ये वाली बात तो होगी होगी, क्या mg sin थीटा नहीं होगा? ये तो होगा ही होगा, ऐसा तो होगा ही होगा, ये वाला एक्सप्रेशन तो आएगा ही आएगा, ये वाला तो एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा। साथ ही साथ एक एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स भी उसमें ऐड हो जाएगा। इसमें हाँ है तो आगे बढ़ूं, इसमें हाँ है तो आगे बढ़ूं, भाई के एक्स वाली बात तो आएगी ही आएगी, कोई भी एसएचएम होगा तो माइनस के एक्स वाली बात तो आएगी आएगी, और वीबी वाली बात और होगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए। एफ की जगह एम ए, मैं कर रहा हूं, पर हर बार आप ये बोलते जाइएगा पिछले 12 साल में क्वेश्चन नहीं आया है, इस साल भी नहीं आएगा ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए तो सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ए की जगह डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बी वेलोसिटी की जगह डी एक्स बाई डी टी, बस थोड़ा सा आपको डर कम लगे, बाकी तो रिजल्ट ये काम का है। एक्स बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5, ये आता है। जो आगे वाली टर्म है ये कहलाती है एम्पलीट्यूड, और वो देखिए अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, जबकि पिछली बार जो आया था एम्पलीट्यूड वो सिर्फ ए था, ये कांस्टेंट था। अब आप देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, ये लगातार एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। सही है, थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, थोड़ा मजा आ जाएगा। तो वापिस बताऊं, ए की जगह डी टू एक्स वाई और वेलोसिटी की जगह लगा डी एक्स वाई डी टी, एम से डिवाइड करते हैं तो डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर माइनस के बाई एम एक्स माइनस बी डी एक्स वाई डी टी, उधर ले जाइए, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर उधर ले जाइए, प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। ये देखिए काफी हद तक वही है, ये देखिए डी टू एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स जीरो, बस इसमें एक अब नई टर्म आ गई, ये वाली, ये न्यू टर्म आई है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, बस एक्सप्रेशन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, मॉड्यूल में, पिछले साल के आपके नोट्स में, तो हम थोड़ी मैथमेटिक्स करके दिखा देते हैं ताकि आप थोड़ा इसके साथ अपनापन आपका जुड़ जाए। नहीं तो बिल्कुल ही फॉर्मूले लिख देंगे ना डायरेक्ट, फिर आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, बिल्कुल ही फॉर्मूले लिख देंगे तो मजा नहीं आएगा। यहां तक मैं तसल्ली से रुक रहा हूं, बताओ ये बात दिमाग के नीचे उतर रही है क्या? ये वाली जो इक्वेशन आई डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर जीरो, ये आई है। इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्स बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम साइन ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5। हम क्या करते हैं, इस b बाई टू एम को एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं गामा, क्या बोल देते हैं? एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं गामा, डैम्पिंग कांस्टेंट। b तो याद रखो क्या था? डैम्पिंग कोफिशिएंट, ये है डैम्पिंग कांस्टेंट। तो उससे क्या होगा, इस b बाई टू एम की जगह आप क्या लिख सकते हो? गामा लिखो तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी सही है। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, और इसका जो ओमेगा डैश आता है वो आता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ओमेगा नॉट कौन है? वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट के बाई एम, और गामा कौन है? बी बाई टू। देख लीजिए, कोई रटने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए। जो सवाल आया है 2008 में वो यहाँ से आया है, ये एम्पलीट्यूड है, और आप खुद देख सकते हैं एम्पलीट्यूड लगातार उसका कम होता जाता है। तो आप देखें ये जो आ रहा है, ये एनवलप आ रहा है, ये बता रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम हो रहा है। और कैसा कम हो रहा है? एक्सपोनेंशियल। ये देखिए दिस इज एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। बोलिए क्लियर है क्या?
इन सभी के लिए जो गामा है वो लेस देन है ओमेगा नॉट। आप देखें, नहीं तो ओमेगा डैश नेगेटिव आ जाएगा। गामा जो है वो ओमेगा नॉट से कम है। गामा एक कांस्टेंट है b/2 है, नहीं तो ओमेगा डैश स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगी। बताइए क्या क्लियर है क्या? क्वेश्चन जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बस थोड़ा सा बेसिक समझ लें कि बस हाँ थोड़ा अटपटा नहीं लगे कि देखिए पहले ये था, अब ये है जो हमने पिछले 6 लेक्चर पढ़ा कि केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे थे, मस्त था, सब कुछ काम हो रहा था, केवल F बराबर माइनस के एक्स से कंपेयर किया आंसर आ रहा था। ये उसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन था x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव, जिससे मेरी पूरी फिजिक्स चल रही थी। दीज टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज फ्री ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस जिसमें एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। पहले फ्री ऑसिलेशन में थम्स अप करिए। फ्री ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्री ऑसिलेशन का ओमेगा, फ्री ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। समझ में आ रहा है तो टाइप करिए y। समझ में आ रहा है तो टाइप करिए y। सही है, डन। ठीक है, अब हमने बात करा डैम्प्ड ऑसिलेशन में। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक विस्कस फोर्स या एक एयर रेजिस्टेंस और लगने लग गया, लेट वो है वीबी। बी कौन है? या डैम्पिंग कोफिशिएंट। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन करके देख ली। अब उसका जो सॉल्यूशन आता है, ये सॉल्यूशन हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, जेई मेन में भी आईआईटी में भी नहीं करके दिखाया जाता। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका जब सॉल्यूशन देखा गया तो जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, जो साइन के आगे जो टर्म होती है, ये साइन के आगे जो टर्म होती है ये कहलाती है एम्पलीट्यूड। और आप खुद देखिए एम्पलीट्यूड अब की बार कांस्टेंट नहीं है। 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 वो लगातार 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 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कम हो रहा है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? आपको क्या याद रखना है, ये अगर आप डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड याद रख लोगे तो आज तक जो हमारे एआईपीएमटी के इतिहास में फॉर्मूला आया है वो इससे काम चल जाता है। ना इस पे कभी सवाल आया है, ना इस पे कभी आया है, इस पे आया हुआ है। बस डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड अगर आपने ये याद कर लिया तो मेरा काम चल जाएगा। क्लियर है? डन डना डन डन। पहले इस पे क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आया है एआईपीएमटी में 2008 में या कुछ ऐसा होगा। पिछले 10 साल में तो नहीं आया, पिछले 10 साल में तो है ही नहीं। एक्सरसाइज 2 आप पूरी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत आसान है। वो कह रहा है, अब आपके पास है, आप रदरफोर्ड में ऐसे इक्वेशन करते थे इसमें
रेडियो एक्टिविटी हो रही है। 5 सेकंड में कितना रह गया? 0.9 टाइम्स। तो 5 सेकंड 0.9 टाइम्स रह गया। अब 15 सेकंड बाद उसका एम्पलीट्यूड रह गया x टाइम्स कम हो गया, x टाइम्स कम हो गया, या x टाइम्स रह गया, डिक्रीज टू x टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड। अभी -15 गामा को आप लिख सकते हो -5 गामा। सोच के देखिए, -15 गामा को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? -5 गामा 3 बार बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, देख लीजिए, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.9 0.9 0.9 0.9। ये अकेला सवाल आया है डैम्प्ड ऑसिलेशन पे, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये अकेला प्रश्न आया है डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। क्या डैम्प में कुछ कुछ बात समझ में आई? मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, एज अ रिजल्ट वही काम का है। सही है। अब तीसरे तरह का ऑसिलेशन आता है फोर्स्ड ऑसिलेशंस, वो भी समझिए। तीसरी तरह का ऑसिलेशन आता है फोर्स ऑसिलेशंस। अब फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, पहले मैं इसको आपको समझाता हूं फील करके। वो क्या कहना चाहता है कि जैसे आपने देखा होगा गार्डन में, आपने भी झूला खाया है, झूला लोगों को, छोटे बच्चों को, भाई बहनों को आपने झुलाया भी होगा। तो आपने देखा होगा, आपने झूला धक्का देके छोड़ दिया तो उसका ऑसिलेशन धीरे 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 कम होता जाता है, एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। बताइए किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? आपने एक बार झूले को धक्का देके छोड़ दिया, छोटे भाई बहन को बैठाया, तो आपने देखा होगा 2 मिनट के अंदर ही वो झूला का एम्पलीट्यूड 0 हो गया। तो ये एग्जाम्पल है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब आपने ये भी देखा होगा गार्डन में पेरेंट्स या आप लोग अपने छोटे भाई बहन को जब स्विंग कराते हो, तो बीच बीच में जब वो पीछे आता है तो आप उसको हल्का सा धक्का और दे देते हो, फिर वो अगले चक्कर में आए, फिर आप हल्का सा धक्का दे देते हो, फिर वो आया, फिर आप धक्का दे देते हो। तो आप लगातार एक्सटर्नल एक्सटर्नल से सोर्स के द्वारा एनर्जी को क्या करते रहते हो? सप्लाई करते रहते हो, ताकि उसका झूला बना रहे। हाँ, एम्पलीट्यूड अगर आप उतनी ही एनर्जी सप्लाई कर देंगे जितना लॉस हुआ, तो एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली वही रहेगा। आप ज्यादा सप्लाई कर देंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। आप कम सप्लाई करेंगे तो पहले से कम आएगा। तो दीज आर नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। आप बाहर से आप बाहर से आप बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ताकि ऑसिलेशंस को मेंटेन किया जा सके। और these oscillations are known as forced oscillations। पहले आप फील ले लीजिए, मैथमेटिक्स वगैरह वो मैं सब करा दूंगा, मैथ्स का सॉल्यूशन है ही नहीं, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रिजल्ट याद रखना है। पेपर में कभी आया नहीं, जेई मेन में आए हुए हैं इसलिए पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए बताना जरूरी है। वो मैथ्स अलग पार्ट है, आप तो फील लाइए। एक फ्री ऑसिलेशंस होते हैं, एक डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं, और एक फोर्स्ड ऑसिलेशंस होते हैं। फ्री, डैम्प, फोर्स्ड ऑसिलेशन। आप बाहर से लगातार लगातार फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब इसमें क्या होता है, एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स बाहर से आप लगा रहे हो,
लेट वो आपने लगा दिया एफ बराबर एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। ये ओमेगा डी कौन है? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। आपको भी तो लगातार एक फिक्स इंटरवल के बाद वो लगाना ही पड़ेगा। झूला तो एक एग्जाम्पल है, ये आप एक बाहर से ड्राइविंग फोर्स लगातार लगा रहे हो। अब बताइए नेट फोर्स क्या होगा एसएचएम में। अब आप खुद बताते जाइएगा। माइनस के एक्स तो आएगा ही आएगा, एसएचएम है। एयर रेजिस्टेंस है तो वीवी भी आएगा, डैम्पिंग वाला। और एफ नॉट कॉस ओमेगा डी भी आएगा, पर ये प्लस होगा क्योंकि ये तो आप सप्लाई कर रहे हो। बताइए बताइए बताइए। बहुत लॉजिकल है। माइनस के एक्स तो था ही था, वो तो रिस्टोरिंग की तरफ लगना ही लगना है, तभी तो वो एसएचएम करेगा। माइनस वीबी भी था जो कि एयर रेजिस्टेंस या विस्कस फोर्स के कारण था। और एफ नॉट कॉस ओमेगा डी, ये आप एक्सटर्नल जो ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो ताकि ऑसिलेशन बना रहे, ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। क्या ये क्लियरिटी है क्या? किसी ने इक्वेशन नहीं पूछी है नीट में। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। चाहें तो कर लीजिए, बाकी तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है कि इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है x बराबर ए एफ कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। f मतलब फोर्स ऑसिलेशन। बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स है, कोई नहीं पूछ रहा। एफ का भी बड़ा सा लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, एफ का भी फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एफ की जगह एम ए, थोड़ा आप एक बार हाथ से कर लोगे ना तो क्या थोड़ा सा डर कम हो जाता है। सिर्फ क्या, नहीं तो ऐसा लगता है यार क्या ऊट पटांग चीजें। अब आपके पास कम से कम ये है ना कि हाँ सर मुझे ये बात क्लियर हुई, पहले ये टर्म आती थी फ्री ऑसिलेशन में, फिर एयर रेजिस्टेंस के कारण डैम्पिंग के कारण सर ये टर्म आती थी, अब सर ये फोर्स ऑसिलेशन कारण आ रही है। तो आपको क्या थोड़ी सी क्लियरिटी आ रही है कि अच्छा 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 ये ऐसा हो सकता है। हाँ सलोनी गुप्ता, वो तो एक्सटर्नल फोर्स साइन कोसाइन कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी, डोंट वरी बेटा। इनको किसी को रटने की जरूरत नहीं है, एम को डिवाइड कर दीजिए, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस के बाई एम एक्स, वी की जगह लिख दीजिए डी एक्स बाई डी टी, इसको वहां ले जाइए, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स एफ नॉट बाई एम। और इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। जैसे उसका होता था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका है ए एफ कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। और इसका जो ए एफ आता है ना, ये तो बड़ा ही डरावना होता है। वैसे रटने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम से आप एक दिन पहले याद कर लीजिए तो काम चल जाता है। एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 गामा ओमेगा डी का होल स्क्वायर। ओमेगा नॉट कौन है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कितना था याद करिए, कुछ नहीं होता, रूट के वाई एम से करता था वो, याद करिए। ओमेगा डी कौन है? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। गामा एक कांस्टेंट है बी बाय 2। एक्शनल फोर्स किसी में भी हो सकता था। एएफ पर क्वेश्चन इशिता झा आज तक नहीं आया है। जेई मेन में आ रखा है, युवराज नागर को पता हो तो उसने पूछा था कि जो एम्पलीट्यूड है फोर्स ऑसिलेशन का किसके प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें डैम्पिंग नहीं है। तो डैम्पिंग नहीं है तो गामा को 0 कर दीजिए। ये जो एक्सप्रेशन बचेगा ये जेई मेन 2004 या 2005 में आया होगा। एएफ का फॉर्मूला पूछा गया जेई मेन में 2004 में, उसने पूछा है कि अगर डैम्पिंग नहीं हो तो बी को 0 कर दीजिए, गामा को 0 कर दीजिए। बाकी अपने नीट में एआईपीएमटी में कभी नहीं पूछा गया। सही। अगर लो डैम्पिंग होती है, लो डैम्पिंग है, लो डैम्पिंग है मतलब आपका गामा वेरी लो है और आपको अब एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना है।
तो पता ही, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है, एएफ का फॉर्मूला क्या था, एएफ का फॉर्मूला क्या था बताइए, एएफ का फॉर्मूला एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर प्लस 2 गामा ओमेगा डी का होल स्क्वायर। सोचिए, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो ये टर्म क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो इसको अगर आप मिनिमम करोगे, इसका डिफरेंशियल करके जीरो करोगे, तो जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है लगभग लगभग नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, और इसे ही कहा जाता है रेजोनेंस। इसे ही कहा जाता है रेजोनेंस। और हाँ, एक दिन पहले पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है रेजोनेंस, कि अगर आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगी, उस समय उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब क्या होता है, मैं आपको बातें समझाता हूं। हर किसी के पास अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। हर किसी के पास अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये है बोतल, ये पानी की बोतल है, प्लास्टिक की है, प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, ये अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के कारण ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। चाहे लकड़ी की टेबल है, इसके अंदर लकड़ी के पार्टिकल्स हैं, पत्थर है, पत्थर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, हर दुनिया का हर पार्टिकल अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, जो कि भगवान के द्वारा डिसाइडेड है। अब क्या होता है, अगर बाहर की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। हम बचपन में पढ़ते थे और सुनते थे कि जब सैनिक ब्रिज से निकलते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि भैया अपनी मार्च रोक दें, क्योंकि अगर वो मार्च करते हुए चलेंगे टक 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 एक साथ, 1000 पैर नीचे 1000 पैर ऊपर, 1000 पैर नीचे 1000 पैर ऊपर, तो इससे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पैदा हो रही है, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन उस ब्रिज के स्टोन के पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच अगर कर गई, तो एग्जैक्ट मैच करते ही मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और जो स्टोन, जो अंदर पत्थर है, उसका एम्पलीट्यूड वायलेंटली बढ़ जाएगा, और वायलेंटली बढ़ते ही क्या होगा, वो ब्रिज टूट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब सैनिक ब्रिज से निकल रहे होते हैं तो सैनिक को मना कर दिया जाता है कि आप मार्च नहीं करिए, आप बिल्कुल रैंडमली जाइए, टेढ़ा मेढ़ा कैसे। आपने देखा हो, कभी आप यूट्यूब पे देखना, क्लास खत्म होने के बाद, लास्ट क्लास खत्म हो जाए, कि सिंगर अपनी आवाज से अपनी इस तरह की फ्रीक्वेंसी गले से निकालते हैं कि वो कांच का ग्लास तोड़ देते हैं। कोई भी कांच का ग्लास है, आपके घर पे भी कांच का ग्लास है, आप चिल्लाओगे तो नहीं टूटेगा, कि आप बहुत तेज चिल्लाओ तो टूट जाए, ऐसा नहीं होता। ओपेरा कहलाता है शायद वो, है ना। तो आप देखना, तो हम बोलते हैं हमारे सबकी फ्रीक्वेंसी, मेल वॉइस की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, फीमेल वॉइस की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, आवाज पतली मोटी सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। वो प्रैक्टिस से इतनी अलग तरह की टोन निकालते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और कांच के पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो मैच हो जाती है। वो मैच हो जाती है तो रेजोनेंस हो जाता है, मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम ड्राइवर टू द ड्राइवन। ड्राइवर कौन है, हम चिल्ला रहे हैं, ड्राइवन कौन है, जो कांच के पार्टिकल है। मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और वो ग्लास की वाइब्रेशन को क्या कर देता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। वो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वायलेंटली बढ़ जाता है और ग्लास क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये सब रेजोनेंस के एग्जाम्पल हैं, ये सब रेजोनेंस के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ आज तक जो आया है वो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली क्या होता है, कम होता जाता है। बाकी मेरे हिसाब से आपको फील आई होगी। ये फोर्स फ्री ऑसिलेशन थे, फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक टर्म एक्स्ट्रा आई, और फिर फोर्स ऑसिलेशन में एक टर्म और एक्स्ट्रा आ गई। बताइए, कुछ कुछ क्लियर है क्या, कुछ कुछ क्लियर है क्या।
पेपर में सवाल नहीं आए हैं, एक्सरसाइज 2 में एक भी प्रश्न नहीं आया है, जिससे आपको क्लियरिटी ये तो मिली जाएगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? तो मैंने कोशिश करी है, आपको काफी हद तक इस बात को क्लियर कर दिया। मैंने आपको सारी मैथमेटिक्स ही बता दी कि जो बच्चे जेई मेन के क्वेश्चन कर रहे हैं वो जेई मेन के क्वेश्चन भी ये लेक्चर पढ़ने के बाद कर सकते हैं। ये वाला जेई मेन में आया हुआ है, उन्होंने पूछा है 2004 में, अगर डैम्पिंग नहीं है तो एम्पलीट्यूड बताइए। अगर सोचिए डैम्पिंग नहीं है तो मैं गामा को क्या रख सकता हूँ, 0। गामा होता है b/2, डैम्पिंग नहीं है तो गामा को 0 कर दीजिए। तो ये टर्म अगर 0 हो जाएगी तो रिमेनिंग आंसर था ये, ऐसा जेई मेन में आया हुआ है। बताइए, गरिमा तनेजा याद हुआ क्या? परवेश गोलचा, सिफत जहां, शिल्पी कुमारी, क्लियर? डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन है भाई। तो अब हम कल कोशिश करेंगे कि हम बचे कुछ चीजों को और कल पढ़ लें और आप अच्छे से एक्सरसाइज 2 फिनिश कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2 अच्छे से कल फिनिश कर लीजिए ताकि हमारा ये शानदार तैयार हो जाए। कल हमारे पास एक लेक्चर और है, उसमें हम पूरा एसएचएम खत्म कर देंगे और न्यूमेरिकल में आपको करा दूंगा। आप एक बार थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा मॉड्यूल से, वहां आपको समझ में आ जाएंगी काफी बातें और क्लियरिटी आ जाएगी। जो डैम्प्ड वाला पोर्शन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार आप और सुन लीजिएगा लेक्चर, एक बार नोट्स को और देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एज फार एज नीट कंसर्न, नीट में आज तक इस तरह का सवाल नहीं आया, परंतु एनसीईआरटी में दे रखा है तो एग्जाम से एक दिन पहले आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम होता रहता है। सही है? लेक्चर अपलोड कर देता हूं, आप ड्राइव से पुराने लेक्चर डाउनलोड कर लीजिए। धीरे धीरे ड्राइव से मैं लेक्चर हटा दूंगा। 31 मार्च को मैंने आपको बोला था, अब धीरे धीरे वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कंप्यूटर जी प्लीज आज का लेक्चर नंबर 6 एसएचएम डैम्प्ड ऑसिलेशन अपलोड कर दीजिए। एसएचएम लेक्चर नंबर 6 प्लीज कंप्यूटर जी ड्राइव में इसको अपलोड कर दें।